नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीरिया में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। असद आर्मी में तैनात हिज्ब के प्रतिनिधि की मौत हो गई है। सलमान निमेर जामा की खुफिया हमले में मौत। हिज्ब के दमिश्क कमांड सेंटर की चीफ था जामा। असद आर्मी और हिज्ब के बीच कोऑर्डिनेटर का काम करता था, समन्वयक था जामा। तो सीरिया जंग में बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। रूस की सैन्य आपूर्ति के बाद हमा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बना लिया है। हमा के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब बशर अल असद ने सेना के सामने होम्स को बचाने का लक्ष्य रखा है। होम्स से दमिश्क की दूरी 160 किलोमीटर है। अगर यहां तक विद्रोही पहुंचे तो असद का तख्ता पलट भी हो सकता है। इसके लिए भी असद ने तैयारी कर ली है। देखिए क्या है असद की होम्स सुरक्षा दीवार और क्या है उनका प्लान बी। सीरिया के अलेप्पो पर झंडा फहराने के बाद असद विरोधी विद्रोही गुट तेजी से दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों का टारगेट है दमिश्क और इसे जीतने के लिए विद्रोही गुटों के संगठनों ने हमले तेज कर दिए हैं। और हमा तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। इदलिब क्षेत्र में विद्रोही गुटों और सीरियाई आर्मी की जंग जारी है। इसके साथ ही हमा जंग का एपी सेंटर बन चुका है। हमा शहर के बाहर कई गांवों और छोटे कस्बों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों का टारगेट हमा बन चुका है। हमा के बाहरी इलाके में इस वक्त जबरदस्त बारूद बरसाया जा रहा है। हमा के बाहरी इलाकों की जंग में असद फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। विद्रोही लड़ाके ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिम में हैं और महारादा बांध को क्रॉस करके हमा की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर विद्रोहियों को रोकने के लिए रूसी वायुसेना बमबारी कर रही है। विद्रोहियों ने बीते 24 घंटे में इसी इलाके में कई कस्बों पर कब्जा जमा लिया है। विद्रोही लड़ाके सीरियाई फौज पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अलेप्पो की जंग में सीरियाई फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अलेप्पो एयरपोर्ट के पास सीरियाई सेना के एयरबेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरियाई सेना नेइराब एयरबेस छोड़कर भाग चुकी है। यहां सीरिया के 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। ये फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने फाइटर जेट उड़ान भरने या हमले करने की स्थिति में हैं। बीते 7 दिन में विद्रोही लड़ाकों ने तेजी से असद सरकार के इलाके पर कब्जा किया है और हमा के करीब तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो से शुरू हुई जंग के बाद विद्रोहियों का अगला टारगेट हमा पर कब्जा करना है। विद्रोहियों के हमा पहुंचने से पहले ही बशर अल असद ने दमिश्क बचाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। तो फिलहाल असद विरोधी गुट अलेप्पो पर कब्जा जमा चुके हैं। इदलिब के बाहरी इलाकों में जंग जारी है, लेकिन बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है।
अलेप्पो से आगे बढ़ चुके विद्रोहियों ने हमा के कई बाहरी इलाके जीत लिए हैं और तेजी से हमा शहर की ओर बढ़ रहे हैं। हमा के बाद इनका टारगेट होम्स और दमिश्क है। हमा में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। ओरेंतेस नदी के उत्तर पश्चिम में विद्रोहियों का बड़ा जमावड़ा है। विद्रोही माहरदा बांध के सहारे नदी क्रॉस करने की कोशिश में है। कुछ विद्रोही गुटों ने हमा के बाहरी इलाकों में हल्फाया, तैयबत, अल-इमाम, मारदी, सौरान पर कब्जा कर लिया है। अब विद्रोही गुटों के लड़ाके सीरिया के होम्स शहर से 50 किलोमीटर दूर हैं। होम्स की जंग बशर अल असद के लिए बहुत अहम है, इसीलिए होम्स को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है, क्योंकि होम्स के बाद लड़ाके सीधे दमिश्क पर हमला करेंगे। होम्स की सुरक्षा के लिए कई किलोमीटर लंबी ड्रैगन टीथ की बाड़ बनाई गई है ताकि विद्रोहियों के वाहनों को रोका जा सके। इसके साथ टैंक तैनात किए गए हैं और खाइयों में सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। होम्स के बाहरी इलाकों में रूसी वायुसेना के फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। हमा में इस वक्त बड़ी तादाद में बशर फौज मौजूद है और टैंक सहित एमएलआरएस से शहर के बाहर विद्रोही गुटों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलेप्पो पर भी दोबारा कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट है कि अलेप्पो के बाहरी इलाके के खानासेर में सीरियाई सेना को बढ़त मिली है। डेर एज-जूर में ईरानी प्रॉक्सी ने विद्रोहियों पर बड़े हमले किए हैं। उत्तरी हमा से भी विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया गया है। काफरा और माउंट काफरा इलाके पर सीरिया ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अलेप्पो और सीरिया की जंग में 24 घंटे में 400 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। सीरिया की जंग में बशर अल असद का पलड़ा रूस की वजह से भारी हुआ है। रूस ने 2 दिन पहले ही कार्गो प्लेन के जरिए सीरिया को हथियारों की सप्लाई की थी। बीते 24 घंटे में इन्हीं हथियारों की बदौलत सीरियाई सेना ने जंग में बढ़त बनाई है, लेकिन रूस के सामने भी दोहरी जंग की चुनौती है। रूस का पहला फोकस यूक्रेन की जंग जीतना है और उसे वहां नेटो हथियारों से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिसाइल और हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में सीरिया की जंग लंबी चली तो असद को हथियार आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए असद ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर असद का तख्ता पलट होने की नौबत आती है तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 27 नवंबर को बशर अल असद ने रूस का दौरा किया। इस दौरे में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन खास बात यह है कि बशर अल असद ने रोस्तोव ऑन डॉन का भी दौरा किया। रूस के इस इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले करता रहता है। सवाल यह है कि असद ने युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा क्यों किया। माना यह जा रहा है कि असद ने रोस्तोव में बड़ा पैलेस खरीदा है। रोस्तोव में राष्ट्रपति पुतिन का भी पैलेस है। कहा यह भी जा रहा है कि असद को पुतिन के महल में ही शरण दी जा सकती है। फिलहाल सीरिया में विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बशर अल असद की रणनीति नाकाम रही तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो नेटो को रूस ने दिखाई समुद्री शक्ति। भूमध्य सागर में रूसी सेना का अभ्यास, नौसेना और एरोस्पेस बलों की ड्रिल, उच्च क्षमता वाली मिसाइल लॉन्च की। नेटो के मुहाने पर रूस का धमाका।
तो सीरिया में अब जो संग्राम हो रहा है वो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हो रहा है। ये महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका। असद सेना के साथ रूस है तो विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के साथ अमेरिका है। अमेरिका अब सीधे तौर पर युद्ध में उतर गया है। अमेरिकी एयरफोर्स सीरियाई सेना और उसका समर्थन करने वाले संगठनों के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इस बात से भड़के पुतिन ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में वो बेड़ा भेज दिया है जो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। सत्ताईस नवंबर 2024 हयात तहरीर अल शाम के बारूदी विद्रोह के साथ ही रूसी एयरफोर्स असद के खिलाफ भड़की इस जंग को कुचलने में जुटी है। रूसी वायुसेना विध्वंसक बमबारी कर हयात के लड़ाकों को रोकने की कोशिश कर रही है। 3 दिसंबर 2024 इसी तारीख को सीरिया की धरती पर अमेरिका की बमबारी शुरू हो गई। 3 दिसंबर के दिन ही सीरिया युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई। अमेरिकी वायुसेना सीरियाई सेना और असद सेना का समर्थन कर रहे गुटों पर बारूदी वर्षा कर रही है। और इस तरह से सीरिया के मैदान में दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका में पहली बार सीधी टक्कर शुरू हो गई है। सीरिया के संग्राम में सुपर पावर की ये वो भिड़ंत है जिसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजने लगा है। अब तक रूस और अमेरिका कई फ्रंट पर एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध और अरब युद्ध, इन दोनों मोर्चों पर रूस और अमेरिका पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन सीरिया में पहली बार इन दोनों के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। अब तक सीरिया में विद्रोहियों पर रूस ही बमबारी कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पेंटागन की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो इस बात का सबूत है कि सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हो गई है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में उन हथियार, रॉकेट लॉन्चर और टैंक को बमबारी कर खत्म कर दिया जो अमेरिकी सेना के लिए खतरा थे। रिपोर्ट्स ये भी है कि अमेरिकी वायुसेना ने सीरियाई सेना के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया। कल ही व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो सीरिया में असद सरकार को हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मानता है। इसी बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना जंग में उतर गई, यानी अमेरिका बशर विरोधियों के साथ है। अमेरिका हयात तहरीर अल शाम को पहले गुप्त रूप से बैकअप दे रहा था, लेकिन सीरिया में शुरू हुई अमेरिकी बमबारी के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका विद्रोही गुट के साथ है। तो सीरिया में सुपर पावर के बीच सीधी जंग कैसे शुरू हुई है, यह कैसे विश्व युद्ध में बदल सकती है, अब इसे समझिए। रूस खुलकर असद सरकार के साथ है, वही अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम को पहले पीछे से और अब खुला समर्थन दे दिया है। रूस 27 नवंबर को विद्रोह के साथ ही जंग में उतर गया तो युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री 3 दिसंबर को हुई। रूसी एयरफोर्स हयात के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है तो अमेरिका ने सीरियाई सेना पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया की रक्षा और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए रूस ने भूमध्य सागर में नेवल बेड़ा भेज दिया है, तो वही भूमध्य सागर में अमेरिका की नौसेना पहले से ही तैनात है।
रूस असद सेना को युद्ध के लिए हथियार दे रहा है तो अमेरिका भी यही काम कर रहा है। वो असद विरोधी गुट की मदद कर रहा है और इस तरह से सीरिया का मैदान रूस और अमेरिका में जंग का मैदान बनता जा रहा है। सीरिया में रूस और अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सुपर पावर की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो रूसी नेवी ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपना बेड़ा भेज दिया। सिर्फ बेड़ा ही नहीं भेजा बल्कि भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलों से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास में रूसी सेना के कई युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। रूस के युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। यह पहली बार है जब रूस ने सीरिया के पास भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर की हैं। भूमध्य सागर में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अपने टारगेट को सटीकता से ध्वस्त किया। ड्रिल के दौरान रूसी नौसेना ने जिरकॉन और ओनिस्क हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। भूमध्य सागर में रूस की ये तैनाती न सिर्फ सीरिया की रक्षा के लिए है बल्कि अमेरिका और इजराइल को सीधा संदेश है कि अगर उन्होंने सीरिया में युद्ध की आग भड़काने की कोशिश की तो रूस महायुद्ध के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उसकी तैनाती भी पूरी हो चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भूमध्य सागर में जो बेड़ा हाइपरसोनिक युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें 1009 सैनिक, 10 युद्धपोत और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 24 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये पहली बार है जब भूमध्य सागर में रूस ने इतनी बड़ी हाइपरसोनिक तैयारी और तैनाती की है। रूस यही नहीं रुका। अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो पुतिन से बातचीत के बाद ईरान ने सीरिया में अपनी रेगुलर सेना उतारने का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना सीरिया के लिए रवाना हो गई है। ईरान के कहने पर इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी सीरिया पहुंच रही है। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस भी सीरिया में भाड़े के लड़ाके भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस और ईरान की इस तैयारी के बाद भी इजराइल और अमेरिका की बमबारी नहीं रुक रही है। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के विशेष दूत सलमान जामा को खत्म कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि सीरिया की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जो किसी भी वक्त महायुद्ध में परिवर्तित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और गाजा में आईडीएफ ने तेज किया ऑपरेशन। खान यूनिस में जमीनी लड़ाई जारी। खान यूनिस पर नियंत्रण के लिए जंग में आईडीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। तो सीरिया में जारी जंग की स्थिति जितनी डरा रही है उतनी ही चौंका भी रही है, क्योंकि यह एक ऐसा वॉर जोन है जहां अमेरिका के लिए तुर्की की भूमिका अहम है और तुर्की के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर संघर्ष के बीच एर्दोआन और पुतिन की टेलीफोनिक चर्चा हुई है, जिसके बाद स्थिति बदली नजर आ रही है। तुर्की समर्थक विद्रोहियों ने अमेरिका के सहयोग से लड़ रहे विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब क्या सीरिया के संघर्ष में आगे क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में।
असद प्लस एर्दोआन, बदला जंग का प्लान। सीरिया में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। विद्रोहियों को मिले रिचार्ज के बाद फैली बारूदी आग को रूस और अमेरिकन फोर्स की डायरेक्ट एंट्री ने भड़का दिया है। लेकिन एक हफ्ते में अचानक बदली स्थिति के बावजूद जंग का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल लग रहा है और नतीजे पर संशय बढ़ा रहे हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रेजेप तैयब एर्दोआन। अब अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि आखिर एर्दोआन की सीरिया की जमीन पर क्या भूमिका है, तो इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका अमेरिका के पक्ष को न सिर्फ कमजोर करती है बल्कि सीरिया के विद्रोहियों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी गतिविधि अब सीरिया में असद और पुतिन के मकसद को पूरा करती नजर आ रही है। सीरिया के युद्ध में सबसे अहम खुलासा यह है कि एक तरफ विद्रोही संगठन मिलकर अलेप्पो से लेकर दक्षिणी हिस्से तक जंग में उतर चुके हैं, तो वहीं उत्तरी हिस्से में विद्रोहियों के बीच ही फूट पड़ चुकी है। उत्तरी सीरिया में विद्रोही संगठन एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इनमें एक विद्रोही संगठन को तुर्की से मदद मिल रही है, तो दूसरे विद्रोही संगठन को अमेरिका रिचार्ज कर रहा है। यानी एक ही पक्ष में खड़े दो देश एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले विद्रोही गुटों को मदद पहुंचाकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें फायदा असद सरकार और रूस का हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, ये हम आपको कुछ वीडियो के जरिए दिखाते हैं। ये काफिला तुर्की से फंडिंग और बारूदी मदद हासिल करने वाली सीरिया नेशनल आर्मी का है। वही आर्मी जो असद के खिलाफ विद्रोह के बाद एक सशस्त्र विद्रोही दल बन गई। और ये काफिला उस क्षेत्र पर कब्जे के लिए रवाना हो चुका है जहां सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी अमेरिका से मदद प्राप्त विद्रोही पहले से काबिज है। और इस रण क्षेत्र का नाम है मनबिज। लेकिन अचानक जंग में तुर्की समर्थक विद्रोहियों ने अमेरिका से मदद हासिल करने वाले विद्रोहियों को टारगेट करने की रणनीति क्यों अपनाई? या पहले की ही तरह तुर्की सीरिया की जंग को अमेरिका बनाम रूस होने से बचाना चाहता है, या फिर एर्दोआन पाला बदल रहे हैं? खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल करते हुए सीरिया के मुद्दे पर पुतिन से फोन पर चर्चा की है। इस चर्चा का मकसद सीरिया में शांति बताया गया है, लेकिन पुतिन एर्दोआन के बीच हुई बातचीत के बाद ही उत्तरी सीरिया की रणनीति बदल गई। यानी सीरिया में संघर्ष तो जारी है, तुर्की असद विरोधी पक्ष में दिख रहा है, लेकिन वॉर जोन में ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों के पीछे देखें तो उत्तरी हिस्से में तुर्की बनाम अमेरिका की जंग दिख रही है। इस स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। तो सीरिया की जंग में जहां सबसे ज्यादा बारूद बरस रहा है वो क्षेत्र हमा प्रांत है, जहां असद सेना के खिलाफ विद्रोही मिलकर जंग में है। इनमें हयात तहरीर अल शाम और विद्रोही सीरिया नेशनल आर्मी शामिल है। तो वही दूसरी तरफ उत्तरी सीरिया का मोर्चा मनबिज है, जहां सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स का कब्जा है, जो खुद विद्रोही हैं और असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन यही वो मोर्चा भी है जो जंग की स्थिति को बदल रहा है, क्योंकि विद्रोही सीरिया नेशनल आर्मी जो तुर्की की मदद से चल रही है, वो एसडीएफ से मोर्चा लेने के लिए उत्तरी अलेप्पो से मनबिज रवाना हो गई है। यानी अमेरिका और तुर्की समर्थित दो विद्रोही दल आपस में टकराने जा रहे हैं।
और ये स्थिति बनी है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई चर्चा के बाद। यानी सीरिया की जंग का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विद्रोहियों के साथ जहां पहले अमेरिका, इजराइल और तुर्की थे, उनमें तुर्की बशर अल असद के पक्ष में रूस और ईरान के साथ भूमिका निभाता नजर आ रहा है। सीरिया का संतुलन बिगाड़ना और बनाना सिर्फ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन पर निर्भर है, और अगर मनबिज में एसएनए बनाम एसडीएफ की जंग शुरू होती है तो फिर सीरिया के हालात बदल सकते हैं, जिसका सीधा मतलब एर्दोआन का पक्ष बदलना होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी जान लीजिए। दरअसल ये लड़ाई कुर्द क्षेत्र पर अपनाए जाने वाले रुख की है। कुर्द क्षेत्र के लड़ाकों पर एर्दोआन का रुख हमेशा से सख्त रहा है, और एसडीएफ कुर्द मूल का विद्रोही संगठन है जिसे तुर्की आतंकवादी मानता है, और मनबिज पर इस समय एसडीएफ का कब्जा है, इसलिए एसएनए उसे कब्जा मुक्त करने के लिए पहुंच रही है। यानी तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी ग्रुप असद विरोधी तो है, लेकिन यह ग्रुप तुर्की के लिए काम करता है, इसलिए एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा लेने विद्रोही लड़ाके कूच कर चुके हैं। लेकिन कारण सिर्फ कुर्द है या कुछ और, इसके बारे में साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां तुर्की के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। अब सीरिया के वॉर जोन में तुर्की के रुख पर चर्चा का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन एर्दोआन की बातचीत से हालात बदल गए। वॉर जोन में रणनीतिक तौर पर यह माना जा रहा है कि एर्दोआन बशर के खिलाफ जारी विद्रोहियों की जंग पर भी विराम लगा सकते हैं, और इसके लिए जो कदम उठाए जाने की आशंका है वो समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहे हैं। आशंका है कि एसएनए को असद के खिलाफ जंग से रोका जा सकता है। कई क्षेत्र पर तुर्की असद और पुतिन का साथ हासिल करेंगे और पश्चिमी मदद से ताकतवर हुए कुर्दिश को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हालांकि यह कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। तुर्की पहले भी अमेरिका की मदद से ताकतवर हुए संगठनों के खिलाफ एक्शन लेता रहा है, जिसका परिणाम कुर्दिश पर हमले भी है। तोप और ड्रोन से हमले के ये वीडियो उसी मनबिज के हैं जहां अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है, लेकिन तुर्की की सेना ने उनके ठिकाने को टारगेट करके भीषण हमला किया। ये हमले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी वाईपीजी पर किए गए हैं। और इस बारूदी प्रहार के बाद एर्दोआन सरकार ने दावा किया है कि उनका सीरिया में जारी तनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही एफएसए, एचटीएस और दाइश जैसे संगठनों से संबंध है। जिसका सीधा मतलब है कि सीरिया में जंग का समीकरण एर्दोआन बदलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। और सीरिया में असद सेना पर बड़ा हमला। अलेप्पो में विद्रोहियों ने किया अटैक, फोर्स की गाड़ियों पर की फायरिंग। असद सेना के कई जवानों की मौत हो गई है इस हमले में। खंडहर में छुपे थे हमलावर विद्रोही। तो बाइडेन के कार्यकाल में 2.5 साल से ज्यादा समय तक रूस यूक्रेन युद्ध चला, लेकिन वो कभी इस बात पर सहमत नहीं हुए कि यूक्रेन के जरिए रूस पर लॉन्ग रेंज हमले कराए जाए। अब सत्ता के कुछ दिन बाकी हैं और उन्होंने विध्वंसक फैसलों को हरी झंडी दे दी है। रूस पर विदेशी मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नेटो सेना का काफिला यूक्रेन पहुंच चुका है। फ्रांस और ब्रिटेन भी ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर फौज उतारने की तैयारी में है। ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ऐसे फैसले लेने का मकसद क्या है और इसके पीछे क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूक्रेन जंग के रणनीतिकार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और अभी 19 जनवरी तक उन्हें ही इससे जुड़े फैसले लेने हैं। लेकिन बाइडेन जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे यह नहीं लग रहा कि अमेरिका की नई सरकार के कार्यकाल में युद्ध विराम हो पाएगा, बल्कि बाइडेन के फैसले इस बात का संकेत हैं कि रूस नेटो की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इस फैसले का पहला प्रमाण है ये तस्वीरें। ये नेटो के सैन्य वाहन हैं। एक लंबी कतार लगाए ये सैन्य वाहन पोलैंड की सीमा से यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इस काफिले के यूक्रेन पहुंचने का मतलब है युद्ध में नेटो की सीधी भागीदारी। खबर है कि नेटो सैनिकों को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा। भविष्य में होने वाले युद्ध विराम सौदे के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि युद्ध विराम सौदे की आड़ में नेटो सेना युद्ध में शामिल होने वाली है। इसे नेटो का पुतिन और किम गठबंधन को जवाब माना जा रहा है। नेटो सेनाओं की जंग में शामिल होने का मतलब है यूरोपीय देशों और रूस की जंग छिड़ने की आशंका है। पुतिन साफ कह चुके हैं कि अगर नेटो जवान युद्ध में उतरते हैं तो हालात ऐसे हो जाएंगे जिन्हें कभी नहीं सुधारा जा सकेगा। यूक्रेन में नेटो सेना भेजने के साथ ही यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना जमा की जा रही है। पोलैंड के जेसजॉ एयरबेस पर बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती हो रही है। यहां नॉर्वे F-35 फाइटर जेट तैनात कर रहा है। इसके साथ ही NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नॉर्वे को पोलिश जमीन से नेटो एयर स्पेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आशंका है कि बड़ी जंग के लिए रूस के करीब सेना तैनात की जा रही है। नॉर्वे के साथ साथ यूरोप के कई देश भी यूक्रेन में अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं। यूरोप की दो राजधानियों पेरिस और लंदन में इस पर चर्चा की जा रही है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के बाद सीमा रेखा पर इनकी तैनाती की जाएगी, लेकिन इसके पीछे असल मंशा सेना को जंग में उतारना है, क्योंकि यूरोप के देश मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप सत्ता में आते ही यूक्रेन नीति को बदल सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी सेना से रिटायर्ड जनरल कीथ केलॉग को रूस यूक्रेन मामलों का राजदूत नामित कर दिया है। 4 दिन पहले ही जनरल कीथ केलॉग ने कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध के समाधान पर काम जारी है और इस पर ट्रंप का प्लान तैयार हो चुका है। कीथ के इस बयान के बाद नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि अगर यूक्रेन पर युद्ध विराम थोपा गया तो यूरोप पर बड़ा खतरा है। युद्ध विराम यूक्रेन की शर्तों पर होना चाहिए, वरना रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया यूरोप के लिए खतरा बन जाएंगे। मार्क रूटे का बयान और बाइडेन का प्लान इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की वर्तमान सरकार और यूरोप युद्ध विराम के खिलाफ है। अचानक ही बाइडेन ने नेटो सेनाओं को यूक्रेन भेजने की अनुमति दे दी। अपने पूरे कार्यकाल में बाइडेन कहते रहे कि नेटो सेनाएं युद्ध में नहीं उतरेंगी, लेकिन व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बाइडेन के इस फैसले का मतलब है जंग को इतना भड़काना कि ट्रंप युद्ध विराम ना करा सके, यूरोप के साथ रूस की जंग शुरू करा देना ताकि ट्रंप मदद जारी रखने पर मजबूर हो जाए। हालांकि बाइडेन के इन फैसलों से पूरा यूरोप खतरे में आ जाएगा। रूस ऑरेशनिक मिसाइल से हमले करके ये चेतावनी जारी कर चुका है। अगर यूरोपीय देशों से सेनाएं जंग में शामिल होती हैं, तो यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो सकते हैं।
यूरोप के साथ साथ रूस ने भी बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। किम जोंग के 2000 नए सैनिक युद्ध में शामिल होने के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंच चुके हैं। अब नेटो गठबंधन और किम गठबंधन के बीच जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्रेमलिन से जो संकेत मिला है उसके मुताबिक यूक्रेन युद्ध का अब एटमी रूपांतरण होने जा रहा है। युद्ध जीतने के लिए रूसी सेना परमाणु विस्फोट कर सकती है। परमाणु विनाश का खतरा तब मंडराने लगा जब रूस के अंदर एटमी हमले की मांग जोर पकड़ने लगी। रूस का गुस्सा इसलिए बेकाबू हो गया है कि नेटो की मदद से यूक्रेन रूस की धरती को लगातार दहलाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यही है, क्या पुतिन सेना इसी महीने यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों को परमाणु अग्नि से जलाने जा रही है? यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। यह युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। विनाश के इस बारूदी आग में संपूर्ण यूरोप भस्म हो सकता है। यूरोप में नेटो के कई देशों पर वज्रपात की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में एटमी विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस की धरती पर किया है। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन रूस की धरती पर अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन का यही वो हमला है जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के कई देशों में एटमी तबाही की वजह बन सकता है। पुतिन के समर्थक और परमाणु हमले के पक्षधर कॉन्स्टेंटिन मोलोफेयेव ने कहा है कि इस वक्त दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस सिर्फ एक परमाणु धमाके से युद्ध खत्म कर सकता है। रूस की तरफ से परमाणु धमकी तब जारी की गई जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस में हमले तेज किए। इससे भड़की रूसी सेना ने कीव विजय का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूस यूक्रेन में 1 दर्जन मोर्चों पर विनाश की बरसात कर रहा है। कोपियांस्क में रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में न सिर्फ यूक्रेन के ठिकाने तबाह किए बल्कि रूस ने एक इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। खार्किव में भीषण हमला करते हुए रूस ने एक शहर पर कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने 4 इलाकों में बड़ी बढ़त बना ली है। कुर्स्क में भी रूसी सेना ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूसी फौज इसी तरह कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को बड़े जख्म दे रही है। रूसी सेना आसमान से मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर रही है। नीचे रूस की पैदल सेना यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करते हुए तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेनी फोर्स तमाम कोशिशों के बाद भी पुतिन सेना को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है।
यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, लिहाजा जेलेंस्की ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने नेटो देशों से 20 एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन को 20 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिले तो रूसी सेना यूक्रेन को सर्दी में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देगी। पुतिन की औरशनिक धमकी के बाद नेटो देश भी सहमे हुए हैं। नेटो का फोकस यूक्रेन को हथियार देने पर है, मेंबरशिप देने पर नहीं। इस बीच नेटो ने जेलेंस्की और उनकी सेना के लिए नया संदेश जारी किया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि यूक्रेन तब तक युद्ध विराम को लेकर बातचीत नहीं करे जब तक कि उसे पर्याप्त हथियार नहीं मिल जाते। जाहिर है नेटो युद्ध खत्म करने के पक्ष में नहीं है। नेटो की यही खतरनाक मंशा परमाणु युद्ध का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में आधी रात हंगामा और बवाल मच गया। संसद को सेना ने घेर लिया क्योंकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद विरोध में न सिर्फ विपक्ष बल्कि हजारों लोग संसद के बाहर पहुंच गए। ऐसा तांडव हुआ कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को 5 घंटे के अंदर ही सरेंडर करना पड़ा। मंगलवार रात दक्षिण कोरिया में एक अप्रत्याशित घटना हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने टीवी पर आकर एक चौंकाने वाला ऐलान किया। यून सुक योल ने दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन 5 घंटे के अंदर ही उन्हें सरेंडर करना पड़ गया। सुबह होते होते उन्हें देश से मार्शल लॉ हटाना पड़ा। विपक्ष ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ आधी रात ऐसा विद्रोह किया कि यून सुक योल के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अचानक मार्शल लॉ लगा दिया। इसके पीछे तर्क दिया कि देश में उत्तर कोरियाई ताकतें हैं। इस खतरे को खत्म करने के लिए मार्शल लॉ जरूरी है। मार्शल लॉ की घोषणा के साथ ही सेना ने दक्षिण कोरिया की संसद को छावनी में बदल दिया। जैसे ही घोषणा हुई, इसके विरोध में हजारों लोग संसद के सामने जुट गए। तुरंत विपक्ष के सांसद संसद पहुंचे और मार्शल लॉ को निरस्त करने के लिए आपातकालीन वोट की मांग करने लगे। विपक्षी सांसद तो जबरन संसद के अंदर घुस गए। सांसदों और आम लोगों के दबाव की वजह से यून सुक योल ने हार मान ली। कुछ घंटों बाद संसद में मतदान को स्वीकार करते हुए मार्शल लॉ का आदेश वापस ले लिया। इसके बाद संसद से सेना हट गई, विपक्ष हट गया, हजारों लोगों की भीड़ छट गई और इस तरह वो विद्रोह खत्म हो गया जो यून सुक योल के खिलाफ शुरू हुआ था। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी कई घोटाले और विवादों में फंसे हैं। आरोप है कि इन्हीं झंझावातों से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए यून सुक योल ने सेना का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, जो कि असफल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा युद्ध में इजरायल के खिलाफ दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए। इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगा है। अब इजरायल के हमले के एक और तरीके पर सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने हमले के लिए बच्चे और महिलाओं की आवाज का सहारा लिया। फिलिस्तीनियों की हत्या के लिए बहुत बड़ा छल किया गया।
जगह कोई भी हो, इंसान कैसा भी हो, आसपास से लगातार ऐसी आवाज आए तो मन का बेचैन होना लाजमी है। लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में मासूम बच्चे के रोने की आवाज कईयों की मौत की वजह बन गई। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। इजराइल ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जमकर ऐसी आवाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन लोग जैसा सोचकर बाहर जाते थे वैसा कुछ भी नहीं होता था। जहां से आवाज आती थी वहां बच्चे की जगह होता था ऐसा क्वाडकॉप्टर। नुसरत इलाके में जांच की गई, लोगों से पूछताछ की गई तो यह बात सच साबित हुई।